हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में और इसका एप्लीकेशन कैसे हम सीख सकते हैं मेंस में। वी विल टॉक अबाउट ज़ॉम्बी कंपनीज एंड व्हाट आर ज़ॉम्बी कंपनीज, और ये ज़ॉम्बी कंपनीज जो बनते जा रही हैं यूएस में, वो ग्लोबल क्राइसिस कैसे क्रिएट कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, है मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज ज़ॉम्बी कंपनीज और कैसे ये क्राइसिस हो सकता है। तो zombies आपको पता होगा, zombies आर एक्चुअली द वॉकिंग डेड, आपने देखा होगा। ठीक। तो यूएस में ही ऐसा कोई ब्रीडिंग ग्राउंड क्यों है ये zombie फॉर्म्स का या zombie कंपनीज का। तो zombie कंपनीज एक्चुअली में क्या होती है, zombie कंपनीज कुछ इनोवेट नहीं कर रही होती, वो बढ़ नहीं रही होती, दे आर स्टैग्नेंट। ठीक। बट क्योंकि चीप लोन्स आर अवेलेबल इन यूएस, तो वो लोन ले लेके अपने ऑपरेशंस करते जाती है। कायदे से कंपनीज को क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इनोवेट नहीं करते, छोटी कंपनीज हैं, तो वो सस्ता चीप लोन्स लेके अपनी कंपनी किसी तरह चला रहे हैं, विच इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे सबप्राइम क्राइसिस इसीलिए हुआ था, या आप 2002 बबल अगर देखें तो वो भी यही हुआ था कि छोटी छोटी कंपनीज खूब सारा लोन, खूब सारा इन्वेस्टर का पैसा लेके चल रही थी, बट दे वर नॉट डूइंग सस्टेनेबल बिजनेस, वो उनका कोई प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं था। तो अगर हम इसी बात को याद रखें, तो सोचो कि यूएस जैसी मेजर इकोनॉमी, जिसके ऊपर दुनिया की कई सारी इकोनॉमी और ट्रेड इकोनॉमीज डिपेंडेंट है, चाहे वो साउथ कोरिया हो या इंडिया, चाहे वो जापान हो या यूरोप, तो अगर ऐसी कंपनीज का क्राइसिस फिर से आ गया अमेरिका में, तो देर विल बी अगेन अ मास फाइनेंशियल लेवल प्रॉब्लम्स इन यूएस, एंड थ्रू दैट द ग्लोबल वर्ल्ड विल सफर। इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो इंडिया यूएस के बीच में लगभग 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो चुका है अभी, और थोड़ा और बढ़ने ही वाला है। प्लस बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स की भी बातें हो रही हैं। तो अगर इन सब के बाद, इन सब के बीच यूएस इकोनॉमी अगर गड़बड़ करेगी, तो उसका असर भी इंडिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए लगभग $2 ट्रिलियन का एक क्रेडिट बबल अगेन फॉर्म हो रहा है यूएस में। एक समय ये हाउसिंग बबल था, उसके पहले डॉट कॉम बबल था, आज ये जॉम्बी कंपनीज लेड एक बबल बनता जा रहा है। और इसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में, खासकर स्मॉलर इकोनॉमीज में, कई सारे जो छोटे मोटे लोग जॉब्स भी करते होंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, तो ये जो $2 ट्रिलियन का डेट क्राइसिस है इस समय डोमेस्टिक इकोनॉमी में अमेरिका के, इससे दुनिया को खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर इनकम कम होगी, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, तो अपने आप एक्सपोर्ट कम कर पाओगे आप अमेरिका को, इंपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका। कि एक कंपनी जॉम्बी कंपनी कैसे बनती है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी, जिस भी कंपनी में उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या मतलब होता है कि जो लोन लिए हैं, क्या उसके इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब कि सिर्फ इंटरेस्ट भरने लग कमाई भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तीन, बीते हुए 3 में से 1 साल भी ऐसा है जिसमें वो अपने इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे, प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ दो, जैसे 100 करोड़ का लोन लिया 10% पे, तो 10 करोड़ उनका क्या बनेगा, इंटरेस्ट रेट। तो वो भी अगर वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सरवाइव कंपनी नहीं कर सकती। अब एक लोन को भरने के लिए वो रीफाइनेंसिंग करेगी, फिर से लोन लेगी, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा ये कुचक्र। यानी प्रिंसिपल तो पे हो ही नहीं सकता, बट इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी खराब है पिछले 3 में से 1 साल का। यूएस में अगर देखा जाए, तो यूएस में नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट इस समय लगभग 75, 3/4 ऑफ द जीडीपी का है। जैसे हम डेट टू जीडीपी रेशियो जो देखते हैं ना, तो नॉन फाइनेंशियल डेट टू जीडीपी रेशियो है 74%। इंडिया जैसी कंट्री में आइडियल डेट टू जीडीपी रेशियो है 60%, 40 फॉर सेंटर एंड 20 फॉर स्टेट्स। ज्यादा है हम लोगों का, अराउंड 80%। बट यूएस का सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट डेट 74% ऑफ द जीडीपी है। और इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन और जॉबलेस ग्रोथ, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और इसकी वजह से होगी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर विल बी रिसोर्स ड्रेन फ्रॉम हेल्थियर इकोनॉमीज, कि आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए दूसरी इकोनॉमीज को यूज कर रहे होंगे। कोर एंड पेरिफेरल थ्योरी से आप इसको समझ भी सकते हैं। यूएसए में देखें,
तो 2008 में जो सबप्राइम क्राइसिस आया था, उसी के जैसा कुछ 2025 में एक ज़ॉम्बी फर्म बबल क्राइसिस दिखाई दे रहा है। तो लगभग यूएस में जो कंपनीज चल रही है उसमें से 12% के आसपास, 12-15% के आसपास जो कंपनीज हैं, वो इस ज़ॉम्बी फर्म की कैटेगरी में आते हैं, जो सस्ता लोन तो ले लेते हैं 1% 2% पे, बट उस लोन के इंटरेस्ट को वापस करने भर का भी पैसा उनके पास नहीं रहता। इतनी बुरी स्थिति में कंपनीज चल रही होती है, और फिर लोन को वापस करने के लिए और लोन लेते हैं। क्या इंडिया में ऐसा है? तो हाँ जी, इंडिया में भी ऐसी ज़ॉम्बी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसी कंपनीज जो सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं दे रही, और फिर भी बैंक्स उनको लोन दिए जा रहे हैं, और ऐसी 10% मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज जो है ऐसी है। तो हमें यूएस से थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई रूट कॉज क्या है इसका? व्हाट आर द रूट कॉज? तो अगर हम देखें, रूट कॉज बहुत सिंपल है। क्योंकि अमेरिका ग्रोथ को लगातार टारगेट कर रहा है, तो ग्रोथ टारगेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जितना कम इंटरेस्ट होगा, यानी जितना सस्ता मिलेगा हमको लोन, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उतना इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स की अगर बात करें कि अगर आपको 1% पे लोन मिलेगा तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, पर इस बार 10% का लोन मिल रहा हो। तो सस्ते लोन की वजह से बहुत लोन लिया कॉर्पोरेट्स ने, और अब धीरे धीरे लोन रेट बढ़ रहा है, तो अब वो वापस करने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, और इसकी वजह से उनके फाइनेंशियल सिस्टम में लगातार वल्नरेबिलिटीज बढ़ी हैं, इतनी कि $600 बिलियन का लोन इस साल मैच्योर हो रहा है, और 2028 आते आते 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर तक का लोन आपका मैच्योर होने लगेगा। बट उस लोन की मैच्योरिटी के पैसे देने नहीं, मतलब पैसे जो वापस करने थे कॉर्पोरेट को, वो उस इंटरेस्ट पैसा देने का काम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दीज कंपनीज डोंट इनोवेट, डोंट वांट टू ग्रो। एक छोटी सी कंपनी है, बहुत सारा लोन लिया हुआ है और कर्जे में चल रही है। और इसी बात को समझाती है कंप्यूटर की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी। इसी के मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर इस बार नोबेल प्राइज मिला है आपको इकोनॉमिक्स में, इसी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी के ऊपर। इसलिए थोड़ा समझते हैं इसको। तो क्या होता है ना कि जो जॉम्बी कंपनीज हैं, क्यों क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? मतलब हर एक नया इनोवेशन अपने पुराने जो पुराने मेथड्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करता है। तो दिस इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। कुछ नया क्रिएट किया तो पुराना डिस्ट्रक्ट हो गया। जैसे पहले कैसेट चलते थे, फिर सीडीज आई, फिर यूएसबी आया, और अब तो किसी भी चीज, फिर मेमोरी कार्ड भी आया, अभी है मेमोरी कार्ड। तो इस तरह से जो पुरानी चीजें थी, जैसे अब आप कैसेट नहीं देखते होंगे, अब आप सीडीज नहीं देखते होंगे, अब तो कंप्यूटर सिस्टम्स में भी सीडी प्लेयर नहीं आते, क्योंकि यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड से काम चल जाता है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव था, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो पुरानी वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो डिस्ट्रक्ट होती है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। बट जो जॉम्बी कंपनीज है वो इनोवेट ही नहीं कर रही, और वो इनोवेट नहीं कर रही तो मार्केट कंजेशन हो रहा है। और इंडिया की बात अगर करें, ऐसी सिमिलर क्रेडिट बूम इंडिया में भी पोस्ट कोविड देखने को मिली है 2022 के बाद, और भर भर के लोन्स दिए गए हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, सो दैट वी कैन अचीव सम ग्रोथ रेट। तो यूएस से और यूएस के पैटर्न से हमको सीखने की जरूरत है कि हम यूएस वाले तर्ज तक ना पहुंच जाए। ठीक है, उस एंड तक हम ना पहुंचे, बिकॉज यूएस इकोनॉमी इज टू बिग, वो सस्टेन कर लेंगे। बट इंडियन इकोनॉमी स्टिल, अगर यूएस की इकोनॉमी लगभग 28 ट्रिलियन की है तो इंडिया की 4 ही है ट्रिलियन डॉलर की, तो 7 गुना बड़ी इकोनॉमी है, वो तो सस्टेन कर सकते हैं। हमारे को दिक्कत हो जाएगी बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, तो इसीलिए रियल वर्ल्ड स्टोरी की अगर बात करें यूएस के जॉम्बी कंपनीज की, तो इसी में एक कंपनी में नाम आता है आपको सीयर्स होल्डिंग का। तो सीयर्स होल्डिंग क्या थी? एक समय समझ लीजिए कि मल्टी ब्रांड रिटेल थे वो लोग, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, कई कई एक डी मार्ट है जैसे, है ना। लगभग उनके पास 2018 आते आते $5.6 बिलियन की तो डेट हो गई थी खाली, यानी लोन लेके बैठे हुए थे और वापस नहीं कर पा रहे थे। और 2018 आते आते अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, जिससे 90,000 लोगों की इंप्लॉयमेंट चली गई। और उसके अलावा लगभग $5.5 बिलियन जो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट थे, वो भी डूब गए, क्योंकि बैंकरप्ट घोषित कर दिया खुद को। इसी तरह टॉयज आर अस करके एक स्टार्टअप था, एक कंपनी थी, जो फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म से डेट उठाया $5 बिलियन का, बैंकिंग सिस्टम से नहीं। जैसे आप शार्क टैंक देखते हो ना कि इक्विटी भी लेते हैं और डेट भी लेते हैं, तो डेट लिया $5 बिलियन का, और 2017 में वो कंपनी भी कोलैप्स कर गई। अगेन इन्वेस्टर का $5 बिलियन फंस गया।
ठीक है। और इस तरह की ऐसी कंपनीज जो हम एक दो देख रहे हैं, आज यूएस में लगभग 12% कंपनीज से 15% कंपनीज है जो ऐसी जॉम्बी कंपनीज है जो इनोवेट नहीं करती और लोन लेके बैठी हैं, और लोन वापस करने के भी पैसे उनके पास नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं जॉम्बी स्टॉक्स भी ऐसे हैं, ठीक है, जो उनका पोटेंशियल है कि उनकी वैल्यूएशन जल्द ही जीरो होने वाली है, जल्द ही जीरो होने वाली है। तो ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में आपने देखा होगा, कैसी कंपनी एग्जिस्ट ऑन पेपर करती हैं, छोटी सी होती है, काम ज्यादा कर नहीं रही होती है, बट उनके स्टॉक्स हाई प्राइस पे होते हैं, बट जल्दी ही वो उनकी वैल्यू जीरो होने वाली है, इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा भी डूब सकता है। जैसे आप इंडिया में एविएशन सेक्टर देख सकते हैं, जब कंपनीज बंद हुई क्योंकि उनको लोन वापस करने के पैसे नहीं थे, जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो गो फर्स्ट, हुआ ना ये। और इंडिया का एविएशन सेक्टर इससे जूझ रहा है। इसी तरह हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो कितनी सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, अब बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अनवायबल फॉर्म्स है, अनवायबल सिस्टम था, बहुत सारे पैसे लिए थे उधार, लोन लिया था, वो वापस नहीं कर पाए। तो इसीलिए ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, और आज जो इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन है वो इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फेलियर्स। आप अगर सोचो, $6.5 ट्रिलियन का कॉर्पोरेट डेट है और उसमें से 12%, 15% के आसपास जो डेट है वो जॉम्बी कंपनीज के पास है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये। लगभग लगभग $800 बिलियन का डेट आपका ऐसा है जो कभी भी रिस्क में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है अगर, तो बाकी कंपनी कंट्रीज के साथ जो ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे ना सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जैसे जापान है, कोरिया है, ताइवान है, ऐसी कंट्रीज जो यूएस को एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उनका रिस्क होगा, प्लस यूएस के खुद के लॉस डिकेड हो जाएंगे, और आज जो उनको चाइना से इतना फियर्स कंपटीशन मिल रहा है, कहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडिया की स्पेसिफिक रिस्क की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। यूएस डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स कैन राइज, सॉरी कैन फॉल, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स आपके कम हो सकते हैं, और ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट, प्लस ये ज़ॉम्बी कंपनीज का इंपैक्ट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है। तो करे क्या? व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड व्हाट शुड बी इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटेजी? सिंपल सी बात है, एक जॉम्बी इकोनॉमी जैसे यूएस की जो इस समय इकोनॉमी है वो वर्ल्ड वाइड स्टैग्नेशन ला सकती है। तो हम करें क्या? हमें खोजने होंगे नए पार्टनर्स, नई डील्स, नए ट्रेड डील्स, नए ट्रेड पार्टनर्स, सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई। और इन केस यूएस कोलैप्स होता है, वो कोलैप्स का मतलब कि हो सकता है कोई स्लो डाउन यूएस में आ जाए, कोलैप्स तो खैर नहीं होगा, तो उसके लिए मैं तैयार रहूं। और जो दूसरी कंट्रीज के साथ मैंने रिलेशन बनाए हैं, ना सिर्फ मैं वहां एक्सपोर्ट बढ़ा सकूं, बल्कि उस कंट्री से चीपर इंपोर्ट्स भी कर सकूं, गिव एंड टेक ट्रेड रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। इसके अलावा वी शुड, अब यूएस की चीज इंडिया में भी रेप्लिकेट ना हो जाए, इसलिए हमें स्ट्रिक्टर क्रेडिट रूल्स बनाने होंगे। अभी भी मुश्किल है क्रेडिट लेना इंडिया में, बट थोड़ा और ड्यू डिलिजेंस बेहतर करना होगा, और प्रमोट करना होगा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो दैट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कैन बी डन इन इंडियन फर्म्स ऑल्सो। कि कुछ नया बनाओ भाई, कब तक वही पुरानी चीज लेके चलोगे? जैसे हम अभी एआई की रेस में बहुत पीछे छूट गए हैं, बिकॉज वी वर नॉट क्रिएटिंग और इनोवेटिंग फॉर समथिंग न्यू। ठीक है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में रेगुलर अमेंडमेंट करना, और साथ ही साथ यूएस के ऊपर जो हमारा एक्सपोजर है, जैसे आईटी कंपनीज का 50 to 60% एक्सपोजर यूएस में है, उसको थोड़ा कम करना, सो दैट हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सके अपने एक्सपोजर्स को, और क्रिएट कर सके एक ज्यादा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमी। एंड कैसे हम अपनी जॉम्बी कंपनीज, यूएस की जॉम्बी कंपनीज वाले मॉडल को इंडिया में भी वो रिप्लिकेट ना हो जाए, उससे भी हम बच सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर एंड यू कैन लाइक दिस, शेयर दिस, अगर आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो